Good morning students. Today I will teach you साइंस सब्जेक्ट चैप्टर है हमारा 16 जल एक बहुमूल्य संसाधन, जिसका पार्ट 1 हम पहले स्टडी कर चुके हैं। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट सेकंड पार्ट का इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा 16.2 जल की अवस्थाएं। जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा है, जल हमारा 3 अवस्थाओं में होता है। कौन कौन सी 3 अवस्थाएं हैं? ठोस, द्रव और गैस। तीनों का एक एक उदाहरण हमें याद रखना है। ठोस, आप देखिए जब जल को जमा दिया जाता है, बर्फ बन जाता है, तो वो ठोस अवस्था है उसकी। द्रव जब वो लिक्विड में है और गैस जब वो भाप बन करके ऊपर उड़ रहा है, तो हमारी वो गैस की स्थिति में आ जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रमों द्वारा पृथ्वी पर जल की निरंतर उपलब्धता करोड़ों वर्षों से बनी हुई है। ये सभी प्रक्रम सम्मिलित रूप से जल चक्र का निर्माण करते हैं। आपने लास्ट क्लास में ही पढ़ा था। आप जानते हैं कि जल चक्र द्वारा परिचक्रण के दौरान इसकी तीनों अवस्थाओं अर्थात ठोस, द्रव और गैस। कौन कौन सी 3 अवस्थाएं? ठोस, द्रव और गैस में से किसी एक अवस्था में पृथ्वी पर कहीं भी पाया जा सकता है। ठोस अवस्था में जल बर्फ और हिम के रूप में पृथ्वी के ध्रुवों पर बर्फ छत्रक, बर्फ के ढके पर्वतों और हिमनदों, ग्लेशियर में पाया जाता है। द्रव अवस्था में जल महासागरों, झीलों, नदियों के अतिरिक्त भूतल के नीचे भौम जल भी पाया जाता है। गैसीय अवस्था में जल हमारे आसपास की वायु में जल वाष्प के रूप में उपस्थित रहता है। जल का उसकी तीनों अवस्थाओं के बीच सतत चक्रण द्वारा पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा स्थिर बनी रहती है, जबकि समस्त मानव जनसंख्या तथा अन्य सभी जीव जल का उपयोग करते हैं। क्या इस जानकारी से आपको कोई राहत मिलती है? क्या आपको जल चक्र में सम्मिलित प्रक्रम याद है? जैसे कि आपने 16.3 में देखेंगे। अब आप एक्टिविटी 16.3 16.5 आपको एक जल चक्र का डायग्राम बना के दिया हुआ है। इसे समझने की कोशिश करेंगे। इन संख्याओं की सहायता से अस्त व्यस्त क्रम में लिखे गए प्रक्रमों को सही शब्द में लिखिएगा। ये कुछ नंबर दिए हुए हैं, इनको सही क्रम में लगाना इस तरह से। नंबर 1 पहुंचे भौम जल। बहुत से शहरों और नगरों की अपनी जल आपूर्ति व्यवस्था होती है, जो नागरिक निकायों तथा संचालित होती है। जल को आसपास की किसी झील, नदी, तालाब अथवा कुओं से लाया जाता है। जल की आपूर्ति पाइपों के विशेष क्रम में बिछाए जाल द्वारा की जाती है। सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में जल की आपूर्ति इस प्रकार नहीं होती है। वहां लोग अपने उपयोग के लिए जल सीधे उसके स्रोत से ही प्राप्त करते हैं। प्रायः महिला और बच्चों को जल लाने के लिए उसके स्रोत तक पैदल जाना पड़ता है। कभी कभी जल स्रोत कई किलोमीटर की दूरी पर होता है। चित्र 16.6 बच्चों के लिए जल ढोने का यह कार्य अत्यंत कष्टकारी है। ऐसे बच्चे जो प्राय नियमित रूप से विद्यालय नहीं जा पाते हैं, क्योंकि उन्हें स्रोत से जल लाने में ही बहुत समय लग जाता है। हमारी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग अपने उपयोग के लिए जल को नलकूपों और हैंडपंपों से प्राप्त करता है। इन स्रोतों को जल कहाँ से मिलता है, इसके बारे में स्टडी करेंगे हम 16.3 में। जल एक महत्वपूर्ण स्रोत जिसका नाम है हमारा भौम जल, भूमि के अंदर वाला जल। अब यदि हम किसी जलाशय के निकट भूमि में गड्ढा खोदें, तो हमें वहां की मृदा आर्द्र नम मिल सकती है। मृदा में आर्द्रता भूमिगत जल की उपस्थिति को इंगित करती है। यदि हम और अधिक गहराई तक खोदते चले जाएं, तो हम उस स्तर तक पहुंच सकते हैं जहां मृदा के कणों के बीच के सारे रिक्त स्थान और चट्टानों के बीच के स्थान जल से भरे होते हैं। इस प्रकार की ऊपरी परत भौम जल स्तर कहलाती है। जो इस परत के ऊपरी सीमा है वो भौम स्तर जल कहलाता है हमारा। भौम जल स्तर विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है।
और यह किसी दिए गए स्थान पर परिवर्तित भी हो सकती है। भौमजल स्तर 1 मीटर से भी कम गहराई पर अथवा भूमि में अनेक मीटर की गहराई में हो सकता है। भौमजल स्तर के नीचे पाया जाने वाला भौमजल कहलाता है। जो हमारे जमीन के अंदर वाला जल है वो क्या कहलाता है? भौमजल कहलाता है। वर्षा जल और अन्य स्रोतों जैसे नदियों, तालाबों का जल मृदा में से रिसकर भूमि के नीचे गहराई में रिक्त स्थानों और दरारों में भर देता है। भूमि में जल का रिसाव अंतः स्पंदन कहलाता है। अतः इस पराक्रम द्वारा उपयोग किए जा चुके भौमजल की पुनः परिपूर्ति हो जाती है। कुछ स्थानों पर भौमजल स्तर के नीचे स्थिर कुछ स्थानों पर भौमजल स्तर के नीचे स्थित कठोर शैलों की परतों के बीच भौमजल संचित हो जाता है। इस प्रकार संचित भौमजल के भंडारों को ही, जो संचित जल है हमारा भौमजल का, उसके भंडारों को ही हम जलभर कहते हैं। जलभरों के जल को सामान्यतः नलकूपों और हैंडपंपों की सहायता से बाहर निकाला जाता है। क्या आप किसी ऐसे स्थान पर गए हैं जहां निर्माण कार्य हो रहा हो? श्रमिकों के निर्माण के लिए जल कहां से आता है? आपने शायद देखा होगा कि ऐसे स्थानों पर भौमजल स्तर पर पहुंचने के लिए संछिद्रण बोरिंग की जाती है। वहां कार्य करने वाले लोगों से मालूम कीजिए कि उन्हें जल पाने के लिए कितनी गहरी खुदाई करनी पड़ी। क्या हम भूमि के नीचे से निरंतर जल निकाल सकते हैं? ऐसा करने से भौमजल स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारा 16.4 भौमजल स्तर का अवयव। अब भौमजल स्तर का जो अवक्षय है उसके बारे में स्टडी करेंगे। भूमि के नीचे से निकाले गए भौमजल की पुनःपूर्ति प्रायः वर्षा जल के अत्यस्तरण के द्वारा हो जाती है। भौमजल स्तर तब तक प्रभावित नहीं होता है जब तक कि केवल उतना ही जल निकालते हैं जितने की प्राकृतिक प्रक्रियाओं को द्वारा पुनःपूर्ति हो जाती है। इसलिए जल की पर्याप्त रूप से पुनःपूर्ति न होने पर भौमजल स्तर नीचे गिर जाता है। ऐसा अनेक कारणों से हो सकता है। जनसंख्या में वृद्धि, औद्योगिक और कृषि गतिविधियां आदि भौमजल स्तर को प्रभावित करने वाले कुछ सामान्य कारक हैं। अल्प वर्षा का एक अन्य कारक है जो भौमजल स्तर को नीचा कर सकता है। भौमजल स्तर को प्रभावित करने वाले अन्य कारक हैं वन अवरोपण, वन उन्मूलन और जल की अवस्तरण के लिए प्रभावित क्षेत्र में कमी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा जनसंख्या प्रसार। तो जनसंख्या बढ़ने से भवनों, दुकानों, कार्यालयों और सड़कों के निर्माण की मांग भी बढ़ जाती है। इससे कृषि हेतु भूमि, उद्यानों और खेल के मैदानों जैसे खुले क्षेत्रों में कमी आ जाती है। इसके कारण भूमि नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा 16.6। जैसे कि आपने लास्ट क्लास में भी स्टडी किया कि अनेक स्थानों पर जल को नियमित आपूर्ति सुनियोजित पाइप तंत्र के द्वारा की जाती है। जब नागरिक प्राधिकरण पाइपों द्वारा जल की आपूर्ति करते हैं तो ये संभव हो जाता है कि जल गंतव्य तक न पहुंच पाए। आपने संभवतः जल आपूर्ति पाइपों से में रिसाव को देखा होगा, जिससे बड़ी मात्रा में जल पाइपों से रिसकर बह जाता है। यह नागरिक अधिकारियों का उत्तरदायित्व है कि बहुमूल्य जल को इस प्रकार व्यर्थ होने से रोका जाए। तो इसी तरह से हम वर्षा के रूप में भी जो जल हमें प्राप्त होता है उसमें से अधिकांश ऐसे ही बह जाता है। यह बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन की बर्बादी है। वर्षा जल का उपयोग भौमजल स्तर की पुनःपूर्ति के लिए किया जाता है। इसे हम जल संग्रहण कहते हैं या फिर इसको हम वर्षा जल संग्रहण भी कह सकते हैं, जिसके बारे में आपने कक्षा 6 में भी पढ़ा था।
ये मालूम कीजिए कि क्या आपके पास पास कि किसी इमारत में जल संग्रहण तंत्रों को लगाया गया है। हमारे देश में अनेक स्थानों पर जल भंडारण और जल का पुनः पूर्ति करने के लिए बावड़ी बनाने तथा प्रथाओं का चलन चल रहा है। बावड़ी जल संचित करने का अपारंपरिक तरीका था। समय के साथ बावड़ियों का रखरखाव बंद कर दिया गया, जिनसे इन जलाशयों में धीरे धीरे गाद जमा होती गई। अब धीरे धीरे गाद जमा हो जाती है, तथापि जल की अत्यधिक कमी के कारण इन क्षेत्रों के लोगों को इस प्रकार की तकनीकों पर पुनः विचार करना पड़ा। बावड़ियों को पुनः बनाया जा रहा है। जिन स्थानों में बावड़ियों का पुनः उत्थान किया गया है, वहां कम वर्षा के बावजूद जल की आवश्यकताओं का प्रबंधन भली भांति हो रहा है। किसान भी अपने खेत में जल का उपयोग मितव्ययिता से कर सकते हैं। संभवतः आपने बूंद सिंचाई व्यवस्था के बारे में सुना होगा, जैसे कि चित्र 16.9 में आप देखेंगे। ड्रिप सिंचाई व्यवस्था का कम व्यास के पाइपों द्वारा पौधों को पानी देने के लिए तकनीक है, जो सीधे उनकी जड़ों तक जल पहुंचाती है। एक केस स्टडी करेंगे हम। गुजरात के कच्छ क्षेत्र में भोजपुर नामक स्थान में वर्षा बहुत एकमात्र स्रोत भूमिगत जली है, क्योंकि इस क्षेत्र में नदियों में वर्ष भर जल पर्याप्त नहीं होता है। पिछले वर्षों में जल की मांग बढ़ गई है। भौमजल का पुनः पूर्ति वर्ष 1989 में गांव कर्मियों ने इसी के साथ वर्ष 1989 में गांव वासियों ने एक गैर सरकारी संगठन के साथ मिलकर वर्षा जल संग्रहण का निश्चय किया था। रुक्मावती नदी और उसकी अनेक सहायक नदियों पर 18 चेक डैम बांध बनाए गए थे। डैम कहते हैं बांध को, जिससे कि पानी को कंट्रोल किया जा सके। इस क्षेत्र के किसानों के अनुसार अब कुओं में पानी वर्ष भर उपलब्ध रहता है और जल बहकर समुद्र में चला जाता है और व्यर्थ हो जाता है। अब सिंचाई के लिए उपलब्ध हो गया है। अब देखिए इसमें आपकी भूमिका क्या रहेगी। क्या आप कभी अपने घर या किसी अन्य स्थान पर नल से पानी बहते देखकर उसे बंद करते हैं? रिसते हुए नालों से बहुत सा जल व्यर्थ बह जाता है। जल की बर्बादी को कम करने के लिए आप अनेक कदम उठा सकते हैं। आइए आपकी सहायता के लिए हम कुछ उदाहरणों पर विचार करते हैं। आप इनमें कई और तरीके जोड़ भी सकते हैं। जैसे नंबर 1 पर आते हैं जल कैसे बचाया जाए। मंजन ब्रश करते समय नल को लगातार खुला न रखें। फर्श की धुलाई करने की वजह से पोछा लगाएं। नंबर है हमारा 16.8 पादपों पर जल की कमी का प्रभाव। जल की कमी तो हो रही है। आपने देखा होगा कि गमले के पादपों को यदि कुछ दिनों तक पानी तक न दिया जाए तो वह मुरझा जाते हैं और अंततः सूख जाते हैं। अब पृथ्वी पर से ही हरियाली लुप्त हो जाएगी। इसका अर्थ जीवन का अंत हो सकता है, क्योंकि पादपों के न रहने का परिणाम यह होगा कि पृथ्वी पर न ही पर्याप्त भोजन, न ही ऑक्सीजन उपलब्ध होगी, न ही पर्याप्त वर्षा होगी। इनसे संबद्ध अनेकों अन्य समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। एक सफल प्रयास रहा है हमारा। राजस्थान एक गर्म और शुष्क क्षेत्र है। जल की प्राकृतिक कमी की चुनौती को एक सफल प्रयास द्वारा हल कर दिया गया है। सामाजिक कार्यकर्ताओं के एक दल ने अलवर जिले में एक शुष्क क्षेत्र को हरित स्थान में परिवर्तन कर दिया था। उन्होंने 5 सूख चुकी नदियों
अब इसमें देखिए अलवर जिले में एक शुष्क क्षेत्र को हरित स्थान में परिवर्तित कर दिया गया। उन्होंने 5 सूख चुकी नदियों आखेरी, रोपरेल, सरसा, बागमिनी और जहाजवाली को जल संग्रहण द्वारा पुनर्जीवित कर दिया गया है। आप याद रखेंगे कि दर्पण द्वारा तो स्टूडेंट्स आपको अच्छे से वीडियो को वॉच करना है और बुक से स्टडी करनी है, चैप्टर को समझना है। नेक्स्ट टर्न पर आपको चैप्टर 16 के नोट्स सेंड किए जाएंगे, आप सभी को अच्छे से करने हैं। तब तक के लिए हम करते हैं अपने चैप्टर को ही स्टॉप करते हैं। तो आपको अच्छे से वीडियो को वॉच करना है और रीड करना है बुक को। थैंक यू एवरीवन।